Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter of Origin and Evolution of Life. Our chapter name is Origin and Evolution of Life, that is chapter number 5 in the textbooks of biology, in which a new topic is Hardy-Weinberg principle. नया टॉपिक है हमारा Hardy-Weinberg's principle. It is also called as Hardy-Weinberg's equilibrium. इसको हम Hardy-Weinberg's equilibrium या Hardy-Weinberg principle के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं जिसमें हार्डी है और वेनबर्ग्स है. ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रिंसिपल को पेश किया. अब ये प्रिंसिपल क्या है, उसमें एक जो फैक्टर अफेक्टिंग है इवोल्यूशन के लिए, उस फैक्टर के ऊपर ये प्रिंसिपल बताया गया है. टेक्स्ट बुक में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है. इसको समझने के लिए सिर्फ उसका जो स्टेटमेंट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो ये हमको हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल विद इन अ 5 मिनट कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद. तो क्या कहना है हार्डी-वेनबर्ग का, तो इसका ये कहना है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, तवाजुन की हालत में एट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोथ द जीन, या फिर जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एज एलील. बोथ द जीन या एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे दो कंडीशन लगाई है इस स्टेटमेंट के अंदर, जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे दो कंडीशन है. रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा मुस्तकिल रहेंगे. कब? फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये इसका स्टेटमेंट है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे अनटिल एंड अनलेस ये फैक्टर अफेक्टिंग होंगे उसके ऊपर. अगर ये फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं होंगी. उसमें क्या है, ये स्टेटमेंट जब ही होगा जब यहाँ पे इट ऑकर्स ओनली, कहां पर, डिप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लार्ज फ्री इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन. यहाँ पे कंडीशन लगा दिए कि ये जो स्टेटमेंट है जहां पे जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट तभी रहेंगे जिसमें जो आबादी के अंदर जो तौलीदी, जिनसी तौलीदी अमल के जरिए से ये अमल, इंटरब्रीडिंग का अमल होगा, डिप्लॉयड सेल के अंदर होगा. ऐसी पॉपुलेशन के अंदर जो दोनों भी है, फ्रीक्वेंसी जीन की हो या जीनोटिपिक हो या फिर एलील की हो, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. अब उसमें क्या है, मेटिंग इज रैंडम एंड नॉन सिलेक्शन फैक्टर आर प्रेजेंट फॉर चेंजिंग द एलील. अब यहां पे ये जब तक नहीं होगा, जैसे रैंडम मेटिंग हो गया, और जो रैंडम मेटिंग है वो अफेक्ट करेगा चेंजिंग द एलील या जीन माइग्रेशन को वो अफेक्ट करेगा. इसलिए यहाँ पे कंडीशन है कि जो मेटिंग प्रोसेस है ये कैसा होना चाहिए, नॉन रैंडम फॉर्म में होना चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन लगी हुई है कि जब फ्रीक्वेंसी जीन की और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट तभी रहेंगी जहां पर मेटिंग का प्रोसेस है ये कैसा होना चाहिए, नॉन रैंडम होना चाहिए. इसलिए यहाँ पे जो हार्डी-वेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल को पेश किया उसमें एट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोथ द जीन एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. मतलब नस्ल दर नस्ल जो फ्रीक्वेंसी तवातुर रहेगा जीन का और जीनी नू का, वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. जिसमें डिप्लॉयड सेल होगा या फिर जिनसी अमल तौलीद होगा ऐसी आबादी के अंदर. और मेटिंग का प्रोसेस कैसा है, रैंडम है, एंड नो सिलेक्शन फैक्टर आर प्रेजेंट फॉर चेंजिंग द एलील. तो ये कंडीशन अगर है तभी ये कांस्टेंट रहेगा. अब उसको एक इक्वेशन के जरिए से समझाया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर. उसकी एक एक्सपांशन इक्वेशन है, वो क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इसको डिनोट किया गया है एलील फ्रीक्वेंसीज.
यानी एलिल फ्रीक्वेंसी को जो बताया गया है वो है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। कैपिटल ए स्मॉल ए इसलिए है क्योंकि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इन अ सिंगल लोकस ये बताया गया। तो जो फॉर्म है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन की उसको हम बोलते हैं एलिल्स। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है स्मॉल p एंड स्मॉल q। दिस इज एलिल, दिस इज जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल p एंड स्मॉल q। तो द एलिल फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1। द एलिल फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1 अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। इसके मुताबिक यहाँ पे एलिल की फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 1, दैट इज p प्लस q स्क्वायर। ये एक्सपांशन इक्वेशन हम इसको बोलेंगे। अब ये कहां से आई हम इसको और डिटेल में देखेंगे पुन्नेट स्क्वायर टेबल के अंदर। ये जो टेबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे पुन्नेट स्क्वायर या पुन्नेट स्क्वायर टेबल। अब इसमें दो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है और उसकी एलिल फ्रीक्वेंसी ली गई है जिसमें दोनों का क्रॉस बताया गया है, और क्रॉस से जो हासिल हुआ वो ये इक्वेशन कैसे आई ये हम उसके अंदर से निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हाइब्रिड दिया हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट इज हाइब्रिड ऑफ ए सिंगल लॉकस, दैट इज जी। एलिल फ्रीक्वेंसी आल्सो गिवन, दैट इज स्मॉल p स्मॉल q, दैट इज स्मॉल p स्मॉल q। अब यहाँ पे दोनों का क्रॉस किया गया टेबल के अंदर, बताया गया है कि क्या हमको उससे ये इक्वेशन मिलेगी, कांस्टेंट होगी, इज इक्वल टू 1 होंगी या चेंज होंगी। तो हम देखते हैं क्रॉस करके। तो अब यहाँ पे कैपिटल ए मिलकर बना है यहाँ पे इस तरह से कैपिटल ए, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्मॉल p। तो हम यहाँ पे स्मॉल p स्क्वायर लेंगे क्योंकि 2p है यहाँ पे। फिर उसके बाद में दूसरा जो है हाइब्रिड वो है स्मॉल a इधर है और यहाँ पे क्या है स्मॉल a है। तो दोनों हाइब्रिड यहाँ पे हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे कैपिटल a है यहाँ पे स्मॉल a, तो दोनों हाइब्रिड जमा होंगे कैपिटल a और स्मॉल a बनेंगे। फिर यहाँ पे उसकी जो एलिल फ्रीक्वेंसी है pq, यहाँ पे q है और यहाँ पे p है, तो इनटू ब्रैकेट एलिल फ्रीक्वेंसी pq। तो हमको जो फॉर्म ऑफ एलिल फ्रीक्वेंसी हासिल होंगे वो दैट इज कैपिटल ए इसकी इज इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर होगा। ठीक उसी तरह कैपिटल ए स्मॉल a इज इक्वल टू pq, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ जो हासिल होगा हमें वो है कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो उसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट, pq। तो pq हमको 2 बार हासिल हुआ इसलिए हम इसको लिखेंगे pq स्क्वायर, या 2pq भी लिख सकते हैं, उसको हम लिखेंगे 2pq। ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे स्मॉल ए है और यहाँ पे स्मॉल ए, दोनों की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है q, तो यहाँ पे 2 बार q है इसलिए यहाँ पे q स्क्वायर। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमको हासिल होगी जिसको हम बोलेंगे एक्सपांशन इक्वेशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ये कैसे हासिल हुई, p स्क्वायर जो है तो हमको यहां से मिला फर्स्ट क्रॉस से, p स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा p स्क्वायर। फिर 2pq हमको यहाँ हासिल हुआ 2pq, ये यहाँ पे 2 मरतबा हासिल हुआ pq, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो यहाँ पे 2pq मिला, और q स्क्वायर ये यहाँ पे लास्ट वाला q स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये है हार्डी-वेनबर्ग का एक्सपांशन इक्वेशन जो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो ये पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड से हमें ये पता चलता है कि जब 2 एलील और उनकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी का आपस में क्रॉस किया जाता है तो उसका जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, 1 रहेगा हमेशा, और वो तभी होगा जब यहाँ पे प्रोसेस कैसा होगा, मेटिंग इन इज रैंडम प्रोसेस एंड नो सेलेक्टिंग फैक्टर आर प्रेजेंट फॉर चेंजिंग द एलील।
तो इससे ये कंक्लूड होता है यहाँ पर हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन से, जो कांस्टेंट रहेगी कि ये जो अनवा रहेगी, जो हार्डी वेनबर्ग के प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, वो हमेशा स्टेबल रहेगी। कैसी रहेगी? स्टेबल स्पेसिस रहेगी एंड नॉन इवॉल्विंग, यानी यहां पे इवोल्यूशन का कोई चांस नहीं। जो स्पेसिस है उसमें स्टेबल फैक्टर रहेंगे, स्टेबल जो है तो कैरेक्टर रहेंगे, और वो इवोल्यूशन में कोई पार्ट नहीं लेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट नहीं होते, जैसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट, जीन म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये नेचुरल सिलेक्शन, ये जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग है इवोल्यूशन के लिए, इसके ऊपर अगर जब तक अफेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो स्पेसीज हमेशा स्टेबल रहेंगी और नॉन इवॉल्विंग रहेगी। तो ये था हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। और इसके बाद सडनली उसके बाद एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है एडाप्टिव रेडिएशन, दैट इज एडाप्टिव रेडिएशन। Adaptive radiation is nothing but the adaptive trait obtained from the environment। जो भी environment से adaptive trait या तवाफुक हासिल किया जाएगा जिससे नई अनवा, नई स्पेसीज फॉर्म होंगी, उसको हम बोलेंगे adaptive radiation। अब ये इसकी जो डेफिनेशन है, adaptive radiation, the population which is derived from the main population in smaller unit or small subunit, that is in the form of variety, different variety of population found in this population, main population, यानी एक आबादी से कई वैरायटी की आबादी फॉर्म होना एडाप्टिव ट्रेट को लेकर, वो कहलाएगा एडाप्टिव रेडिएशन। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है बुक के अंदर वो है डार्विन फिंचेस। अब ये डार्विन फिंचेस इसलिए कहा गया उनको क्योंकि डार्विन ने जो अमेरिका, मेन लैंड है ऑफ अमेरिका की, वहां पे जो बर्ड्स पाए जाते थे उनकी जो बीक की साइज थी, ये कैसी थी? बीक की साइज वहां के लोकेशन के हिसाब से थी, इन द फॉर्म ऑफ फूड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दैट इन्वायरमेंट। जो गिजा वहां पर अवेलेबल थी उसके हिसाब से बीक की साइज थी वहां पे। ज्यादातर जो बर्ड्स थे वो कैसे थे? वेजिटेरियन। जो फूड अवेलेबल थी बर्ड्स को, डार्विन फिंचेस को, वो वेजिटेरियन फॉर्म में थी और बर्ड्स की जो बीक साइज थी वो वेजिटेरियन फॉर्म के हिसाब से थी। जब डार्विन ने गैलापागोस, एक आइसलैंड है, वहां जाकर देखा तो वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स उसको मिले, जिसने उसको नाम दिया डार्विन फिंचेस। तो वहां पर जो बर्ड्स की पॉपुलेशन में से दूसरी पॉपुलेशन जो इवॉल्व हुई उसको जो है तो बिग साइज उसकी चेंज हो गई। आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ बर्ड्स, दैट इज डार्विन फिंचेस, इज इवॉल्व इन द आइसलैंड ऑफ गैलापागोस। तो आपको यहाँ पे जो बिग साइज है उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ और नई पॉपुलेशन वहां पे आइसलैंड के अंदर जो तो डेवलप हुई, उसको नाम दिया गया डार्विन फिंचेस। अब जो पहली इवोल्यूशन, पहली जो पॉपुलेशन थी वो वेजिटेरियन थी, जिससे नई पॉपुलेशन वजूद में आई जिसको हम बोलेंगे डार्विन फिंचेस। उसमें क्या है? उसमें न्यू कैरेक्टर फॉर्म हुए और न्यू बिग साइज इवॉल्व हुई वहां पे, जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स के नाम से जाने गए। यानी ऐसे डार्विन फिंचेस जो वेजिटेरियन से इवॉल्व होके इंसेक्टिवोरस हो गए और वहां पे उनकी जो बिग साइज है ये इवॉल्व होके नई हो गई, चेंज हो गई, उसको हम बोलेंगे डार्विन फिंचेस। और वो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन की। दूसरी एग्जाम्पल है इन ऑस्ट्रेलिया में जो कंगारू है, जिसमें हम उसको बोलते हैं मार्सुपियल मैमल्स, तो वो मेन जो कंगारू है उनसे नई जनरेशन इवॉल्व हुई
और वो जो इवॉल्व हुई वो मेन एंसिस्टर से इवॉल्व हुई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कंगारू की जो नस्ल है, जो मेन एंसिस्टर थे मार्सुपियल मैमल, उनसे नई अनवा या फिर नई स्पेसीज इवॉल्व हुई जो एडाप्टिव रेडिएशन की बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर डार्विन फिंचेस के एग्जांपल है बुक के अंदर, और यहाँ पे मार्सुपियल मैमल्स कंगारू की एग्जांपल है एज ए एडाप्टिव रेडिएशन की। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम एंड एडाप्टिव रेडिएशन। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे एविडेंस फ्रॉम इवोल्यूशन। तो इस उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो को शेयर कीजिए।